हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू सीरीज जहां पर हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी एग्जाम प्रेप के जो टेढ़े मेढ़े अजीब से क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करके रखते हैं, जो आपकी रातों की नींद उड़ा के रखते हैं, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। हमें पता है एनसीईआरटी अब नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपनी प्रैक्टिस में बेटा जी हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लेके आना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2.1 से। चैप्टर हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस चैप्टर का एग्जाम्पल 2.1। एग्जाम्पल 2.1 कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो हमें निकालना है क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल मास। और मोल्स कैसे हम निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। पर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मास तो हमें गिवन है ही नहीं, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20%। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से उसकी वैल्यू कितने हैं। तो मेरे लाल 100 में से अगर 20% दे रखा है इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यानी कि हमारा सल्यूट है, और बाकी 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। समझे? तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना होगा तो गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, 62 ग्राम पर मोल। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.322 मोल। देखो कैलकुलेशन इतनी तो कर ही लोगे कि नहीं, करनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं, कर लेंगे, है ना। आगे मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, 80 ग्राम, मास 18 ग्राम, मोलर मास डिवाइड करके आंसर कितना आया, 4.44 मोल्स। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो किसके बराबर होगा, सिंपल, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स है मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। और कैलकुलेट करके कितना आया, 0.068। समझ में आया, होपफुली समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो मेरे लाल हरे पीले बच्चों, देखो, अब हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स का वापस से फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। NaOH के मोल्स कितने हो गए, गिवन मास 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40, मोल्स कितने आए, 0.125। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में, तो 450 ml ऑब्वियसली गिवन है, ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, वॉल्यूम आ गई। मोलारिटी यहाँ से सिंपल, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। क्या आएगा आंसर, 0.278 मोल्स पर लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 2.3 कह रहा है calculate molality of 2.5 grams of ethanoic acid in 75 grams of benzene। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन में इथेनोइक एसिड क्या है, सल्यूट है, बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। मोलालिटी, MOLALITY, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। बेंजीन का मास ग्राम्स में रखा है, किलोग्राम्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ से मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कितना आ गया, 2.5 जो कि गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, 60। कैलकुलेट करेंगे, मोल्स कितना आएगा, 0.0417। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है उसको किलोग्राम्स में करेंगे तो कितना आएगा, 75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। यहाँ से मोलालिटी कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर किलोग्राम। आ रहा है समझ में, आगे नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 2.4 है इफ N2 gases bubble through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखनी है, और याद करो गैस एंड लिक्विड
इनकी अगर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सा लॉज लगाते हैं? हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ है ना? तो हम हेनरीज लॉ लगाएंगे यहाँ पर। हमें निकालना क्या है? मिली मोल्स ऑफ N2। और मिली मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। P इक्वल टू KH काय से निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे मोल्स। ठीक। तो पहले तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 0.987। KH की वैल्यू हमें पता है 76.480। ध्यान रखना 76.480 किलो बार है, तो 10 की पावर -3 का फैक्टर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ट्राई कितना आ जाएगा? 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस। अब 1 लीटर पानी में 55.5 मोल्स होते हैं, हमें पता है ना? तो अब हम सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा बहुत बड़ी वैल्यू का होगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 55.5 प्लस n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि 55.5 के कंपैरिजन में जो n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेटली 55.5 अज्यूम कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि n मोल्स की वैल्यू बहुत कम होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5। और यहाँ से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे 7.16 इंटू 10 की पावर 4। और अगर आपको मिली मोल्स में चाहिए आंसर, 10 की पावर 3 फैक्टर से आपको डिवाइड करना पड़ता। आया समझ में? होपफुली समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। ओह, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से याद आया मुझे। अम, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मूवीज वगैरह में ना क्लोरोफॉर्म यूजुअली यूज किया जाता है कि भाई किसी को सुंघा के और किडनैप कर देते हैं, है ना? पर क्लोरोफॉर्म इतना मतलब इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी ये लोग मूवी में हैंकी पर लगा के सुंघा के और किडनैप कर लेते हैं। मतलब अगर किसी इंसान को हमने हैंकी पर क्लोरोफॉर्म लगाया और सुंघाया और 15-20 मिनट तक उसके नाक नाक के आगे रखोगे ना, तब जाके कहीं वो थोड़ी सी बेहोशी वाली हालत में जाएगा। तो ये सब जो मूवीज वाले है ना, ये तो हमें पता है, वैसी साइंस पे तो कोई चलता ही नहीं है। बकवास करते रहते हैं ये लोग। तो मतलब ये एक फन फैक्ट था क्लोरोफॉर्म के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कोई आपको डराए क्लोरोफॉर्म सुंघा के तेरे को किडनैप कर देंगे, उससे बोलना जा पहले पढ़ के आ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्लोरोफॉर्म पे है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको सूंघने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का देगा। प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर हमें देता है। हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 grams क्लोरोफॉर्म एंड 40 grams डाइक्लोरोमीथेन। ठीक। तो दो लिक्विड्स को मिक्स किया, उनका वेपर प्रेशर निकालना है, यानी कि ये किसका क्वेश्चन हो गया? राउल्ट्स लॉ का। ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ में हमें पता है टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू बाई 2। अब यहाँ पर वन जो है वो मैं क्लोरोफॉर्म को मान लूँ, पहला लिक्विड जो है वो क्लोरोफॉर्म है, सेकंड लिक्विड जो है वो डाइक्लोरोमीथेन है। तो यानी कि ये जो ट्राई 2 के नीचे ट्राई 2 है ना, तो ये ट्राई 2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है तो मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। अब डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सबसे पहले
मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कैलकुलेट किया, कितना आया 40 डिवाइडेड बाई मोलर मास 85, कितनी वैल्यू आ गई 0.47। ऐसे मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना आया 0.213। यहाँ से हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना आ गया 0.688। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने पी टोटल की इक्वेशन में, जो कि है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, और यहाँ से टोटल प्रेशर आ जाता है 347.9 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। MMHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाँ, पहला पार्ट पूरा। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है वेपर फेज में। तो देखो, अब नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज के लिए हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ, क्योंकि गैसियस स्टेट में कौन सा लॉ यूज होता है डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ कहता है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा किसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, अब यहाँ से तो मेरे को क्या चाहिए होगा पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले, तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं हम राबिस लॉ से, और वो किसके बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट का प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ से जैसे अब मेरे को निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2, जो किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना था 0.688 इनटू टोटल प्रेशर कितना आया 400, सॉरी प्योर CH2Cl2 का प्रेशर कितना था 415। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर आ गया CH2Cl2 का। अब पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 लिक्विड फेज। समझे? सिमिलरली हम क्लोरोफॉर्म के लिए कर सकते हैं। पहले हम क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, फिर हम उसको टोटल प्रेशर से डिवाइड करेंगे और हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का इन लिक्विड फेज। आई होप मेरे लाल पीले बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच कैसा करना है। वो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.6, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar। ठीक है, उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डाला जिसका वेट था 0.5 ग्राम्स। ठीक, तो वेपर प्रेशर घट गया 0.845 हो गया। क्योंकि हमें पता है होना भी चाहिए, अगर आप एक प्योर लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड डालते हो तो वेपर प्रेशर घटता है। ठीक, अब हमें बताना है उस जो सॉलिड सब्सटेंस डाला था उसका मोलर मास क्या था। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है डेल्टा पी बाय पी नॉट इसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है हमें, P1 नॉट गिवन है, सॉल्यूशन का प्रेशर गिवन है, वन देखो वन एनसीईआरटी ने माना हुआ है, सब्सक्रिप्ट जो वन ले रहे हैं ना, वन एनसीईआरटी ने माना हुआ है किसको हमारे सॉल्वेंट, और टू किसको माना हुआ है सॉल्यूट। ध्यान रखना वन किसको माना हुआ है सॉल्वेंट को और टू किसको माना है सॉल्यूट को। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 0.850 बार, सॉल्यूशन का प्रेशर 0.845 बार, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, सॉल्यूट का वेट 0.5 ग्राम्स, सॉल्वेंट का वेट 39 ग्राम्स। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें पता है डेल्टा पी और पी नॉट किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि किसके बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या आना चाहिए था नीचे टोटल मोल्स, पर यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा होता है डाइल्यूट, और डाइल्यूट सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा
हमेशा मोल्स ऑफ सोल्यूट से बहुत बहुत ज्यादा होंगे। ठीक। तो डेल्टा पी बाय पी नॉट किसके बराबर हो गया? moles of solute divided by moles of solvent, assuming this solution to be very dilute। और डेल्टा पी कितना प्रेशर में चेंज आया? इनिशियली प्रेशर कितना था? 0.850। अब कितना हो गया? 0.845। चेंज कितना आया? 0.05 का। पी नॉट जो हमारा प्योर का प्रेशर था, विच इज इक्वल टू मोलर ऑफ सोल्यूट कैसे लिखोगे? गिवन मास 0.5 मोलर मास m, और सॉल्वेंट के मोल्स गिवन मास 39 मोलर मास 78। कैलकुलेट यहाँ से करेंगे, मोलर मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170 ग्राम पर मोल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को हमने 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल? तो हमें पता है कि आप किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉलिड ऐड करते हो तो क्या होता है? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, विच इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, किसमें इंक्रीज आ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीज आ जाता है। अब when we add a non-volatile solid solute in liquid। ठीक। तो फॉर्मूला किसका लगेगा? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी टाइम्स एम। एम क्या है? स्मॉल एम क्या है? मोलालिटी। मोलालिटी किसके बराबर होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो सबसे पहले मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए। गिवन मास 18, मोलर मास 180, 0.1 आ गए मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स कितना दिया हुआ है? 1। तो यहाँ से मोलालिटी कितनी आ गई? 0.1। ये भी हमें दिया हुआ है। डेल्टा टी भी हम निकाल सकते हैं, तो डेल्टा टी भी आ गया 0.052। पर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल? यानी कि क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो हमें पता है क्योंकि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ, यानी कि जो पुराना बॉइलिंग पॉइंट था उसमें अगर हम 0.05 ऐड कर देंगे तो वो हमारा नया बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 373.202 केल्विन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। जब उसमें हमने 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया 90 ग्राम बेंजीन में, तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया सेम। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, है ना? हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वापस से हम से डेल्टा टी इक्वल टू केबीएम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले डेल्टा टी भी निकाल लेते हैं। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 353.23। सोल्यूट ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना हुआ? 354.11। में का चेंज आया 0.88 का। तो डेल्टा टी इक्वल टू 3 भी है। मोलालिटी को कैसे लिख सकते हो? गिवन मास, सॉरी, मोलालिटी को कैसे लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। और मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना? तो W बाय M डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ से मोलर मास आ जाएगा 58 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। नेक्स्ट Next question there are 45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 grams of water. Okay. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution. Same. किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप सॉलिड ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना? तो यहाँ वही पूछ रहा है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल था, 600 ग्राम पानी में डाला, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ पूछ रहा है आपसे। डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा? के एफ टाइम्स एन। अब यहाँ पर के एफ की वैल्यू आगे वो लगेगा नहीं दी हुई है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हुआ था, पर चिंता ना करें, क्वेश्चन जब भी आएगा वहां पर के एफ और के वी की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है। तो
हमें मोलालिटी सबसे पहले निकालनी होगी क्योंकि डेल्टा टीएफ निकालनी है। मोलालिटी के लिए क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। और मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल किसके बराबर होंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल्स की मोल्स हमने निकाल लिए, कितने आए? 45 डिवाइडेड बाय 16, और उसको पानी के मास से डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना, मोलालिटी निकालते टाइम जो सॉल्वेंट का मास है वो किसमें लेना होता है? किलोग्राम्स में। तो यहाँ से मोलालिटी आ गई हमारी 1.2 मोल्स पर किलोग्राम। केएफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होती है। मोलालिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा डेल्टा टी एफ। साथ ही साथ क्वेश्चन ने पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट भी बताओ। क्योंकि हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आया? डिप्रेशन आया। यानी कि पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 2.2 केल्विन घट जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। 273 से 2.2 केल्विन नीचे, यानी कि 270.95 केल्विन। आई होप मेरे लाल पीले हरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.10 कह रहा है 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. वापस से क्वेश्चन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का। हुआ क्या? हमने बेंजीन के अंदर 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड किया, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट कितने अमाउंट से कट गया? 0.4 से, यानी कि डेल्टा टीएफ यहाँ पर हमें कितना दे दिया? 0.4। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि केएफ हमें दिया हुआ है 5.12। हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो वापस से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ टाइम्स एम। एम को हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। छोटा W की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम। सब कुछ दे रखा है, सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से मोलर मास कितना आ जाएगा? 256 ग्राम पर मोल। ध्यान रखना, वापस बोल रही हूँ, मोलालिटी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? किलोग्राम्स में। और क्वेश्चन में हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया होगा? ग्राम्स में। ध्यान रखना, इस चीज का बहुत जरूरी है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqua सोल्यूशन था प्रोटीन का, जिसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन था। ऑस्मोटिक प्रेशर इतना आया, मोलर मास ऑफ प्रोटीन था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, हमें पता है सबको, है ना। आई की वैल्यू दी हुई है, आर हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, हमें क्या निकालना है? मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? सी की हेल्प से। सी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पाई गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर पता है हमें। अच्छा, इस इक्वेशन में जो वॉल्यूम होती है उसको किस में लेना है? लीटर्स में। क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में गिवन है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 1000 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम है। ठीक, तो अब पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, पाई की वैल्यू गिवन है। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पाई इज इक्वल टू सी की जगह हमने लिख दिया एन बाय वी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स को आप लिख सकते हो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ से मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी WRT बाय पाई वी। W कितना गिवन है? 1.26। R कितना है? 0.083। टेम्परेचर कितना? 300। I हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है, सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से मोलर मास आ जाएगा 61,000 ग्राम पर मोल। आई बात समझ में? देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड था, 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया। ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1.62, यानी कि डेल्टा टीएफ पता चल गया।
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इतना है, कितना परसेंटेज एसोसिएशन होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। और देखो ये क्वेश्चन पहचानते ही जैसे आ गया ना परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, क्वेश्चन को पहचानना है ना। परसेंटेज एसोसिएशन मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, मतलब एक्स की वैल्यू, आप उसको एक्स बोल सकते हो, आप उसको अल्फा बोल सकते हो, आप उसको बीटा बोल सकते हो, मतलब कितना परसेंटेज बेंजोइक एसिड बेंजीन के अंदर जाके एसोसिएट होगा। तो होता क्या है यूजुअली जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हम अज्यूम नहीं करते कि सोल्यूट डिसोसिएट भी हो सकता है या फिर एसोसिएट भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें एक करेक्शन टर्म ऐड करना होता है जिसको हम बोलते हैं बैंड ऑफ फैक्टर। और बैंड ऑफ फैक्टर बराबर होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास या कैलकुलेटेड मोलर मास या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ठीक है। तो और आई की वैल्यू एसोसिएशन की होती है 1 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन में मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स मान रही हूँ इनटू 1/n-1। अभी आपको फॉर्मूला लिखते हुए मिल जाएगा, पर ध्यान रखना अगर सोल्यूशन के चैप्टर में अगर आपको परसेंटेज एसोसिएशन डिसोसिएशन पूछा है तो मतलब क्वेश्चन में बैंड ऑफ का है। ठीक। तो पहले तो उसने एक हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया कि वही एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड था, उसको 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 1.62 केल्विन, सॉरी हाँ 1.62 केल्विन के बराबर है। ठीक है। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट से जो हमने काम किया उससे एक्सपेरिमेंट से हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना मिला वो निकाल लेते हैं, है ना। टेक्निकली अगर आप एक मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का डालते हो तो एक ही रहना चाहिए, पर बेंजीन में जाके वो क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है ना। तो मोलर मास आपको कैलकुलेट करने पर एक मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आता है। कितना आएगा देख लेते हैं। तो सारा डेटा क्या-क्या गिवन है, हमने वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी वैल्यूज में और यहाँ से हम निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन। कितना आया कैलकुलेट करके 241.98 which is not equal to the mass of 1 mole of benzoic acid। दिख रहा है ना। 1 मोल बेंजोइक एसिड का मास कितना होता है 122 ग्राम्स पर मोल। उससे ज्यादा आया कि नहीं आया, यानी कि मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हुए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया कि मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। तो यहाँ से बैंड ऑफ फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास या फिर नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या फिर थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना 122 आना चाहिए था पर हमें मिला कितना 241.98। तो यहाँ से आई कितना आ गया 0.504। और आई किसके बराबर होता है 1 प्लस एक्स इंटू 1/n-1, जहाँ एक्स क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और एन क्या है डाइमर बना। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, तो ट्राइमर होता है तो एन की वैल्यू 3, टेट्रामर होता है तो एन की वैल्यू। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी आ गई 0.992। और परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। तो 99.2% बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स डाइमर फॉर्म में हैं। बाकी जो बचे 0.8% वो कैसे हैं, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के जो अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।